हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। माई सेल्फ विमल भूटानी। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो आरडीटी और टेक्निक्स से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं आईआईटी जैम के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आप वेक्टर्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, पीसीआर या जो भी अलग अलग टाइप का आप आरडीटी में पढ़ते हो, टेक्निक्स में जो मेन टेक्निक्स हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, आपका माइक्रोस्कोपी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपीज हो गए, ठीक है। तो इन सभी बेस क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कि पिछले कुछ ईयर्स में देखते हैं क्वेश्चंस किस पे बेस्ड आ रखे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मेनली जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, दे आर रिलेटेड टू माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप वैसे भी आप फिजिक्स का भी पार्ट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ योर ऑप्टिक्स। तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चाहे आप इसको फिजिक्स का पार्ट मान लो, चाहे आप इसको बायोटेक का पार्ट मान लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और देखो ना, ये सब आपको फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या होता है। जैसे इसमें लिखा है कि नेगेटिव पावर, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लेस देन द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। एंड मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है ना, उसमें हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो उसकी पावर नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको जो लेंस से रिलेटेड पता होना चाहिए कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस होती है, दैट इज लेस देन द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, ठीक है। तो ये आपको, तो उसके लिए वही है ना कि आपको पहले फिजिक्स में बताओ कि जैसे कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव क्या होता है, वो किस टाइप की इमेज बनाता है, ठीक है। तो अभी तो चलो मैं सिर्फ आपको आंसर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फोकल लेंथ ऑफ जो लेंस होती है वो लेस होती है देन द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपका। और मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ पे नहीं डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है कि जो डिस्टेंस है वो आपने लेंस से कितना, उस लेंस के से कितने डिस्टेंस पे आपका, ठीक है, कि डिस्टेंस भी कितना आपका ऑब्जेक्ट का। तो ये आपको इसके अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव है जिसकी लीनियर मैग्निफिकेशन है 10, ठीक है। और जो फाइनल मैग्निफिकेशन है वो आ रही है आपकी 100। तो आई पीस की कितनी होगी, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि जो मैग्निफिकेशन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आपका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आई पीस की मैग्निफिकेशन बतानी है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो फाइनल मैग्निफिकेशन होती है, दैट इज द बेसिकली जो बेसिकली आपकी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। दैट इज योर मैग्निफिकेशन फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फाइनल 100 गिवन है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव गिवन है 10। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, आई पीस की बताओ, ठीक है। तो सिंपली एम में कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 100/10, विच कम्स आउट टू बी 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। Which of the following microscopic techniques provides a three-dimensional perspective of live, unstained and transparent specimens obtained from the wild? ठीक है। देखो इसमें आपने ना बेसिकली स्टेनिंग नहीं करनी है, अनस्टेन्ड, ठीक है। तो जनरली ऐसे 3D हमें कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से भी मिलता है, बट उसमें आप फ्लोरेसेंटली लेबल करते हो, ठीक है। तो और फेस कॉन्ट्रास्ट फ्लोरेसेंस में तो आपको 3D का नहीं पता लगता। तो इसका आंसर होता है आपका डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अलग अलग टाइप की माइक्रोस्कोपीज हमने पढ़ी हैं। डार्क फील्ड क्या होती है आपकी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होती है, फेस कॉन्ट्रास्ट क्या होती है, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस, फिर जैसे कॉन्फोकल फ्लोरेसेंस, एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था आईटी जैम के अंदर कि बेसिकली कौन सी माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल ऐसे होता है जैसे 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 ब्लाइंड पर्सन रीड करता है, ठीक है। उसका आंसर था एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ये सभी माइक्रोस्कोपी हमने पढ़ी हुई है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, स्कैनिंग टनलिंग प्रो माइक्रोस्कोपी या स्कैनिंग प्रो माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो हर एक का आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है उसका क्या प्रिंसिपल है। तो इसका आंसर होगा डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन 100x है और आईपीस की 10x है, तो माइक्रोस्कोपी कितनी होगी आपकी? 1000x। ठीक है, ये तो सिंपल है। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब देखो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और एक होता है आपका स्कैनिंग जिसमें आप सरफेस को स्टडी करते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली आपकी जो बीम है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो जैसे न्यूट्रॉन, तो एक्सरे की तो हम बात ही नहीं करते। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इसके अंदर आपका प्रोजेक्टर लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और कंडेंसर लेंस। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट्स जो हैं वो किसके होते हैं आपके? दे आर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्योंकि बाकी में आप ये देख रहे हो ना, ये पॉजिट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन बीम, एक्सरे बीम, ये नहीं हम यूज करते आपके ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 500 नैनोमीटर लाइट इज यूज्ड फॉर इमेजिंग इन ए कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, व्हाट विल बी द बेस्ट रिजोल्यूशन? ठीक है, व्हाट विल बी द बेस्ट रिजोल्यूशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप? ठीक है, देखो आपको जो फॉर्मूला पता है रिजोल्यूशन का, या हम डी की बात करते हैं, वो होता है 0.61 लैम्डा बाय एन ए। एन इज योर न्यूमेरिकल एपर्चर। ठीक है, अब देखो क्या है कि जनरली क्या होना चाहिए, लैम्डा हमारा कम से कम ज्यादा, कम से कम होना चाहिए, न्यूमेरिकल एपर्चर हमारा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सो डी जो है, तो उसके लिए जैसे 0.61 लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा जैसे बेसिकली क्या होगा आपका यहाँ पर? 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपको 500 गिवन है। अब न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है ना, जनरली उसकी वैसे तो ये क्या होता है? एन साइन थीटा। ठीक है, एन होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन थीटा जो एंगल होता है। अब ये है ना, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ना ही एंगल दे रखा है। ठीक है, तो ये कई जगह है कि इन्होंने जो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट जैसे वैल्यू आप इसकी 1.4 के अराउंड ले रखी है कई जगह पर ना। तो अगर मैं 1.4 वैल्यू लेके चलता हूँ, मतलब 0.61 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1.4। ठीक है, तो ये आंसर मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 217 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें इन्होंने ना रेंज दे रखी थी। ठीक है, और वो रेंज भी बहुत ज्यादा थी, जो फाइनल आंसर की आई थी दैट वाज 180 टू 250। ठीक है, तो मतलब ये आपका एक तरह से, वैसे तो हर नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर आपको एन और जो भी अल्फा एंगल होता है, साइन अल्फा, जो कि हाफ अपर्चर एंगल होता है, ये थीटा या अल्फा जो भी लिखा होता है आपका, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ये 217 आ जाएगा। तो जैसे और वैल्यू में ज्यादा, जैसे 1.5 लेता हूँ, तब मैं देखता हूँ कितना आंसर आता है। 0.61 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1.5, ये 203 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपने 1.4 या जैसे 1.5 के राउंड आप वैल्यू ले लेना। ठीक है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा ये। इट विल लाई बिटवीन 180 एंड 250। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the correctness or otherwise of the following assertion and reason. IIT JAM 24, the resolving power of a transmission electron microscope is higher than that of light microscope। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कम से कम डिस्टेंस को अलग करके दिखा सकता है, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, और उसका रीजन हम क्या देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ छोटी होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बार बार बताया, जो एबेज इक्वेशन। ठीक है, देखो वो माइक्रोस्कोप हमारे लिए अच्छा है जो क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग करके दिखाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत कम होती है एज कंपेयर टू योर विजिबल लाइट, तो इसलिए जितना लैम्डा कम होगा उतना डी कम आएगा, और उतने ही माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो आपकी बेटर होगी। ठीक है, तो इसमें जर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, एंड इट इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए, कि एजर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही क्या आपके करेक्ट हैं।
An object is placed 15 centimeter in front of a convex mirror which has a radius of curvature 30 centimeter. Which of the following is true for the image form? ठीक है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जनरली तो जब भी आप कोई कन्वेक्स मिरर होता है, वही ना, देखो कन्वेक्स लेंस होता है, लेंस की इक्वेशन अलग होती है, मिरर की अलग होती है। तो जनरली कन्वेक्स मिरर है और ये डिस्टेंस है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जनरली कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनाता है एंड इट हैज टू बी अर अपराइट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वर्चुअल एंड अपराइट। ये वैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है, जो रे ऑप्टिक्स होती है उसके लिए वो सब आपको लेंस इक्वेशन, मिरर इक्वेशन की ऑब्जेक्ट को हम ऐसा रखते हैं तो इमेज कैसी आती है। तो मतलब वही है कि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, बट मेनली ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रिलेटेड है आपका। The total number of DNA molecules present after 5 cycles of PCR starting from 3 molecules of template DNA। ठीक है, अब 5 साइकिल के बाद पूछ रहा है, तो वी हैव टू स्टार्ट विथ 3। ठीक है, एक साइकिल के बाद हो जाएंगे 6। ठीक है, 2 साइकिल के बाद हो जाएंगे 12। ठीक है, 3 साइकिल के बाद हो जाएंगे 24। 4 साइकिल के बाद हो जाएंगे 48 और 5 साइकिल के बाद हो जाएंगे आपके 96। ठीक है, दिस इज साइकिल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया? 96। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एंट्रीज हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, आपने मैच करना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको आरडीटी में टेक्निक्स बताई हैं। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, जब भी हम ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे माइंड में क्या आता है आपका? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। ठीक है, एक ईस्ट टू हाइब्रिड और दूसरा आपका मैंने आपको बताया था फाज डिस्प्ले। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे और दूसरा है क्या आपका क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे। ठीक है, ये दोनों वैसे मैंने आपको बताए थे, दोनों के दोनों प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। लेकिन जो इलेक्ट्रोफोरेटिक होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर इन विट्रो, और जो आपका क्रोमैटिन है उसको हम यूज करते हैं इन वीवो। ठीक है, और एनएमआर से हमें क्या पता लगता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पी का होना चाहिए 4। उसके बाद आपका, तो यहां से अगर हम देखें पी का 4 आ रहा है, क्यू का हम हमारा क्या आना चाहिए? 3। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है जिसमें पी का 4, क्यू का 3, आर का 1 और एस का क्या आपका 2 है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेक्निक्स आर यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस? ठीक है, तो जब भी हम फोरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे तो मैंने आपको बताया, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन भी नहीं होता, आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये दोनों की दोनों टेक्निक्स को हम फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं। While performing PCR, a student forgot to add one of the two primers. ठीक है, the number of molecules of single-stranded DNA produced after 25 cycles। ठीक है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। जैसे क्या होता है ना, आपके पास नॉर्मली क्या है कि जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, अब हमें पता है पीसीआर में क्या होता है कि दोनों अलग होते हैं। ठीक है, अब एक के लिए तो प्राइमर है तो उसकी तो कॉपी बन गई। ठीक है, अब दूसरे के लिए प्राइमर नहीं है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड रह गया। अब जब नेक्स्ट साइकिल होगी फिर आपके 2 स्टैंड बने, फिर इसके लिए आपके पास बेसिकली इसकी तो क्या होगा, इसकी तो कॉपी बन गई क्योंकि इसके लिए प्राइमर है, बट ये फिर रह गया आपका। ठीक है, और ये तो आपका सिंगल स्टैंडर्ड है सी। तो होता क्या ना, जैसे एक साइकिल के बाद आपका एक सिंगल स्टैंडर्ड है, दिस इज कंप्लीशन ऑफ 1 साइकिल। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 साइकिल आपके पास 2 सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब जब दोबारा होगा तो जिसके लिए प्राइमर है उसकी कॉपी बन जाएगी और ये रह जाएगा। ठीक है, आफ्टर 3 यू हैव 3 सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज। तो एक तरह से जैसे जैसे साइकिल्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है, उतनी ही जितनी साइकिल्स बेसिकली आपकी होंगी उतने ही सिंगल स्टैंडर्ड आपके डीएनए प्रोड्यूस होंगे। तो 25, जैसे एक साइकिल के बाद एक, 2 के बाद 2 है, 3 के बाद 3 है, 4 के बाद 4 होंगे। तो 25 पीसीआर साइकिल के बाद 25 ही क्या होंगे आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लीनियर डीएनए कंटेन्स 5 रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर EcoR1 and 3 restriction site for BAMH1
द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स दैट विल बी जनरेटेड आफ्टर डाइजेशन विद इको आर वन। ठीक है, अब देखो इको आर वन की 5 साइट है, तो मैंने आपको बता ही रखा है, अगर तो कोई चीज लीनियर होती है और उसको आप 5 जगह कट करोगे तो आपके पास 6 फ्रेगमेंट्स आएंगे। लेकिन वही चीज अगर सर्कुलर है और आपके पास 5 ही साइट है तो 5 ही फ्रेगमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो लीनियर में एक एक्स्ट्रा बनता है, तो यहाँ पर क्योंकि लीनियर है तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 6। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड्स इनटू एनिमल सेल्स कैन बी अचीव्ड बाय। ठीक है, ये हमने टेक्निक्स पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रोपोरेशन, लाइपोसोम भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी वैसे हम मेनली बैक्टीरिया के लिए भी यूज करते हैं, बट सुक्रोज ट्रीटमेंट नहीं होता। बाकी तीनों से आप डीएनए को डिलीवर करा सकते हो या प्लाज्मिड को डिलीवर करा सकते हो एनिमल सेल के अंदर। मैच द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स इन ग्रुप वन विद इट्स एप्लीकेशन इन ग्रुप टू। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड इंटरफेरोन। ठीक है, अब इरिथ्रोपोइटिन तो पढ़ा है कि वैसे किडनीज बनाती हैं, बट जिनके अंदर इरिथ्रोपोइटिन कम बनता है उनको एनीमिया हो जाता है, तो इसको हम ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में यूज करते हैं। ठीक है, क्यू का तो हो गया 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्यू का 2 वैसे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, इंटरफेरोन जो होता है ये स्टिमुलेट सेल्स टू इनहिबिट वायरल एप्लीकेशन। ठीक है, तो एस का होना चाहिए 4, वो भी आप देखो एक ही ऑप्शन में है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक, और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज प्रिवेंट्स टिश्यू डैमेज। तो इसका आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। ये 23 का क्वेश्चन है आपका। विच कलर ऑफ लाइट एक्साइट्स ए नेचुरल जीएफपी टू एमिट ग्रीन फ्लोरेसेंस। ये भी अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था। तो ब्लू लाइट हम देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, फ्लोरेसेंस क्या होता है कि बेसिकली एमिशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे ग्रीन है तो बेसिकली हम ब्लू लाइट देते हैं। ब्लू की वेवलेंथ क्या आपकी कम है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, बट बट एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट की करता है, एमिट ग्रीन करता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है बट एनर्जी क्या होगी आपकी कम होगी। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं ना, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होती है उतनी एनर्जी क्या होती है कम, और जितनी वेवलेंथ कम होती है उतनी एनर्जी क्या होती है आपकी ज्यादा। द रिस्ट्रिक्शन मैप ऑफ सर्कुलर प्लाज्मिड इज शोन बिलो along with the indicated distance between the restriction site. The plasmid was completely digested with EcoR1 and XHO1. The products were analyzed by agrogel electrophoresis followed by ethidium bromide staining. The number of bands that will be visible in the gel when exposed to UV light. ठीक है, अब देखो आपने कट कराना है, यहाँ भी कट करा दिया, यहाँ पे भी कट हो गया, यहाँ पे भी कट हो गया और यहाँ पे भी कट हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें एक फ्रैगमेंट तो ये आ गया 2 KB का। ठीक है, ये वाला भी 2 KB का होगा। ठीक है, तो साइज सेम होगा तो वो आपको एक ही बैंड देंगे। एक फ्रैगमेंट होगा आपके पास 3 KB का और एक फ्रैगमेंट होगा आपके पास 5 KB का। तो मतलब 2 KB के दो आए हैं, एक आपका 3 KB का है और एक आपका 5 KB का है। इसका मतलब आपके पास कितने बैंड आएंगे, क्योंकि इनका तो एक ही मानेंगे हम क्योंकि साइज दोनों का सेम है। तो नंबर ऑफ बैंड्स दैट विल बी विजिबल इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट इज 3। तो आंसर क्या आ गया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए टिपिकल मेमेलियन सेल प्रोटीन कंटेंट इज 20% ऑफ इट्स वेट। डेंसिटी और वॉल्यूम हमें सेल की गिवन है। डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इज 4 इंटू 10⁻⁹ पर ml। देन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन mg/ml। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें सेल का मास निकालना पड़ेगा क्योंकि तभी आप बता पाओगे कि 20% जो है वो टोटल मास का कितना है। तो मुझे फॉर्मूला पता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मास निकालने के लिए मुझे डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी है 1.2, ये ग्राम में है। ठीक है, और वॉल्यूम कितनी है 4 × 10⁻⁹ ठीक है, तो यहां से जो मास मेरे पास आ गया वो आ गया 4.8 × 10⁻⁹ ये मास आ गया, बट ये ग्राम पर ml है। ठीक है, अगर मुझे इसको mg/ml में लिखना है तो इट कम्स आउट टू बी 4.8 × 10⁻⁻6 mg/ml। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो ये मास है इसका जो 20% है। ठीक है, अब इसका जो 20% है वो प्रोटीन है, तो 20% जो हो गया 4.8 का
तो वो होगा आपका 0.96, ठीक है, 0.96, क्योंकि 4.8 इंटू 10⁻⁻6 है ना, तो इसका 20%, 0.48, हाँ 0.96 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसके भी कंसंट्रेशन निकालने हैं, तो मास आया है और इसको आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, विच इज योर, क्योंकि ये हमारे पास मास आ गया ना, mg/ml के लिए आपको वॉल्यूम से करना पड़ेगा, विच इज 4 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये आ गया 0.96, -9, -6 ऊपर जाके 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 960/4। तो 960 को अगर मैं 4 से करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 240, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 240। दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन। Restriction enzymes that recognize the same nucleotide sequence but cleave at different positions are called, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, सेम सीक्वेंस को रेकग्नाइज करते हैं, सेम जगह कट करते हैं तो उसे हम आइसोशाइजोमर्स बोलते हैं। सेम सीक्वेंस को रेकग्नाइज करते हैं बट कट अलग जगह पे करते हैं, उसे हम नियोशाइजोमर्स बोलते हैं। अगर वो अलग अलग सीक्वेंस को रेकग्नाइज करते हैं बट सेम टाइप ऑफ एंड्स जनरेट करते हैं तो उसे हम आइसोकोडोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी योर नियोशाइजोमर्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, और दैट इज रिलेटेड टू योर टेक्निक्स। मेनली इसके अंदर थोड़े बहुत माइक्रोस्कोपी के क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपने देखे पीसीआर पे बेस्ड आते हैं, और ये थोड़े से अभी हमने क्वेश्चन जो है ये आरडीटी पे बेस्ड डिस्कस किए। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सब रिसेंट क्वेश्चन है जो पिछले 9-10 साल के अंदर आपके एग्जाम में आ रखे हैं, तो इससे आपको पता लगता है जैसे माइक्रोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू दे कैन आस्क क्वेश्चन इन फिजिक्स पार्ट ऑल्सो, दे कैन आस्क इन बायोटेक पार्ट ऑल्सो, आरटीटी पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। जीएफपी वाला ये वही है कि अभी मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, तो ये सब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।